नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बीजेपी नेता की धमकी पर घिरी मोदी सरकार की, केंद्र सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर खड़गे के तीखे वार की। देखेंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के संबंधों पर शिवसेना यूबीटी के सवालों को, केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को, जानेंगे हरियाणा चुनाव में फंसी बीजेपी को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा अयोध्या में जमीनों की हो रही कालाबाजारी, चप्पल में हो रहा एनकाउंटर। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। केंद्र कर रहा टैक्स का अनुचित वितरण, सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों को पत्र लिख चर्चा के लिए किया आमंत्रित। शेयर बाजार में तेजी, 1439 अंकों की तेजी के साथ 82,962 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 470 अंकों की बढ़त के साथ 25,388 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की राजनीति में उफान है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं चुनावों का शोर है तो कहीं नेताओं के बयानों का, और अब बीजेपी के पूर्व विधायक के बयान पर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने खुलेआम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। तो बीजेपी, खासकर पीएम मोदी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व एमएलए तरविंदर सिंह मारवाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। उनके इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि राहुल गांधी की दादी यानी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की गोली मारकर जान ले ली गई थी, और अब बीजेपी नेता ने कुछ ऐसा ही करने की धमकी राहुल गांधी को दी है। इस पर कांग्रेस ने तीखे सवाल किए हैं कि दिल्ली बीजेपी का नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवाह खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते। ये बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। तो वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पूरा विश्व देख रहा है। इस बयान से अब भारत की हंसी उड़ रही है। भारत को लोग हैरानी से देख रहे हैं कि भारत ऐसा कैसे हो गया जहां सत्ताधारी पार्टी विपक्ष के नेता को जान से मारने की धमकी दे देती है। बता दें कि राहुल गांधी ने यूसीसी के मुद्दे पर कहा था कि सिखों को भी डर है कि उन्हें पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं। उनके इस बयान को गलत तरीके से पेश कर इसे सिखों का अपमान बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन में ये धमकी भरा बयान सामने आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की धमकी देना सही है? क्या पीएम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस पार्टी नेता पर कार्रवाई करेंगे? कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस पर कार्रवाई करनी ही होगी। पीएम दबाव में नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार की पोल खोल दी है। खड़गे ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से दी गई मोदी की गारंटी को लेकर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार के 95 दिनों में सरकार की कारगुजारियों का लेखा जोखा पेश कर दिया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा है। पोस्ट में खड़गे ने बजट, मणिपुर, सेबी, नीट, रेल हादसों जैसे कुल 7 पॉइंट्स पर मोदी सरकार को घेरा है। खड़गे ने लिखा, गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने के लिए आपकी सरकार जन विरोधी बजट लाई। जम्मू और कश्मीर, खासकर जम्मू में हमले हुए, सेना के कई बहादुर जवानों की जान गई। मणिपुर की अशांति को 16 महीने हो गए और प्रधानमंत्री ने वहां मुड़कर भी नहीं देखा। मोदी अडानी महाघोटाले में जो सेबी चेयरपर्सन की भूमिका और अन्य आर्थिक लेन देन सामने आए हैं, उससे भाजपा पीछा नहीं छुड़ा सकती। नीट पेपर लीक घोटाला हो या भयंकर बेरोजगारी के भगदड़ भरे दृश्य, मोदी सरकार ने युवाओं को हर दिन धोखा ही दिया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो या हवाई अड्डों की छत, नई संसद हो या अयोध्या में भगवान का मंदिर, हाईवे, पुल, सड़क, सुरंग, जो भी बनाने का दावा किया, सब में खामियां निकली। रेल सुरक्षा भी तार तार हो गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं और राज्यों को पर्याप्त बाढ़ राहत नहीं दी गई है। जनता और इंडिया गठबंधन की पार्टियों के चलते आपको वक्फ बिल जेपीसी के हवाले करना पड़ा।
यूपीएस वाला यू टर्न लेना पड़ा, लैटरल एंट्री पर संविधान का साथ देना पड़ा। खड़गे ने आखिर में लिखा कि आपका 100 दिनों का एजेंडा क्या था यह किसी को नहीं पता है, पर 95 दिनों में आपकी कारगुजारियों का अंजाम देश भुगत रहा है। 95 दिनों में आपकी कारगुजारियों का अंजाम देश भुगत रहा है। खड़गे के दावे ने मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ संबंधों को लेकर भी पीएम मोदी विवादों से घिर गए हैं। तो सवाल सीजेआई पर भी उठ रहे हैं। उद्धव गुट की शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया कि अब सीजेआई शिवसेना मामले की सुनवाई ना करे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गणेश महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। मराठी स्टाइल में उन्होंने गणपति की पूजा की। पीएम मोदी का ये वीडियो सामने आते ही विवाद छिड़ गया है। पीएम की धर्मनिरपेक्षता से लेकर उनके और सीजेआई के संबंधों पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम अब तक कितने घरों में गए हैं, लेकिन पीएम सीजेआई के घर जरूर गए। अगर संविधान का संरक्षक ही राजनेताओं से मिलता है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। राउत ने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र का हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई चल रही है, इसलिए हमें संदेह है कि क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि दूसरा पक्ष केंद्र सरकार यानी पीएम है। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि मामले में दूसरे पक्ष के साथ उनके संबंध खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का काम लोगों के उन मूल अधिकारों की रक्षा करना है, प्राथमिक तौर पर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार जिनका हनन कर रही है। उन्होंने न्यायपालिका की सीमाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पहला तो पीएम का सीजेआई के घर एक प्राइवेट धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना ही गलत है। सीजेआई और पीएम दोनों का एक धर्म के कार्यक्रम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना भी गलत है, क्योंकि वो संविधान में लिखे धर्म सहिष्णुता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पीएम मोदी को आमंत्रित करके सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ फंस गए हैं, तो सीएम केजरीवाल के लिए राहत के आसार नजर आ रहे हैं। सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसे लेकर बड़े संकेत दिए गए हैं। तो क्या है कोर्ट का फैसला, क्या केजरीवाल को मिल जाएगी जमानत? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को जेल से बाहर आ सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है। दरअसल बीते कुछ वक्त से कोर्ट का जो रवैया है वो केजरीवाल के पक्ष में ही नजर आ रहा है। कथित शराब नीति घोटाले मामले में अब तक जितने भी आरोपी थे, चाहे वो आप सांसद संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया या फिर बीआरएस नेता के कविता, सभी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। और इन मामलों में सुनवाई के दौरान ईडी जहां अपना पक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई, तो नेताओं की तरफ से सख्त दलीलें दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल किए। कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में अहम टिप्पणियां की हैं जिनमें वो जमानत देने के पक्ष में नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि जेल अपवाद है और जमानत नियम। और केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही दलील दी थी। केजरीवाल ने एक तरफ अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है, तो दूसरी याचिका में जमानत की मांग की है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल हालातों को देखें तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाएगा और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। केजरीवाल की रिहाई की चर्चाओं ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है, तो खुद बीजेपी नेता भी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन था और इस दौरान जहां कांग्रेस और आप उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, तो बीजेपी के बागी नेताओं के बयानों ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सुबह से ही पार्टियों ने नामांकन के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसके बाद बाकी बचे सभी पार्टियों के नेताओं ने नामांकन किया। इस बीच बीजेपी को झटका देते हुए गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा बसपा इनेलो गठबंधन में शामिल हो गई और अभी तीनों पार्टियां मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर गठबंधन पर मोहर लगाई है। इसके बाद अब साफ हो गया कि
कि गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, वहीं बाकी की सीटों पर इनेलो बसपा गठबंधन की मदद करेंगे। तो वहीं जुलाना से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कविता दलाल ने नामांकन किया। बता दें कि कविता दलाल पूर्व WWE रेसलर हैं। इन्होंने 2016 में अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित WWE रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया था। तो वहीं नागल चौधरी से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने बीजेपी नेता को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल मंजू चौधरी ने दावा किया कि भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने पिछले चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के बजाय मेरी मदद की थी। मंजू ने कहा कि इस बार भी भाजपा उम्मीदवार अभय सिंह यादव के खिलाफ वे मेरी मदद करेंगे। तो दूसरी तरफ कुछ ही दिन पहले राव इंद्रजीत ने खुद को हरियाणा के सीएम पद का दावेदार बताया था। राव इंद्रजीत ने इशारों में कहा था कि यहाँ की जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। अगर यहाँ की जनता ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के सीएम न बनते, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति मजबूत नजर नहीं आ रही है, तो बिहार में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। एनडीए संकट में नजर आ रहा है, फूट की चर्चाएं सामने आ रही हैं। एनडीए में सहयोगी दलों में टकराव की स्थिति बन गई है। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्यों बिहार में एनडीए में आई दरार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में एनडीए सरकार बने अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही एनडीए में खटपट और टूट की खबरें आने लगी हैं। इसकी शुरुआत हो रही है बिहार से। दरअसल बिहार में जेडीयू एलजेपीआर में खींचतान की खबरें आने लगी, क्योंकि जेडीयू ने चिराग पासवान की पार्टी में सेंध लगा दी। यानी एनडीए में सहयोगी दल ही एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए हैं। दरअसल ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवल शर्मा ने एक बार फिर नीतीश कुमार की जदयू का दामन थाम लिया है। अब इस खबर ने चिराग पासवान की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गलती लोकसभा चुनाव के समय हो गई थी वो इस बार नहीं होगी। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा। अब जेडीयू और चिराग पासवान में तो एक बार फिर खींचतान शुरू हो ही गई है। अब इधर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू और चिराग पासवान में तो पहले से ही खींचतान शुरू हो गई है। इसके अलावा चिराग भी अब लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि बिहार में हर जिले में कम से कम एक सीट पर एलजेपीआर अपना उम्मीदवार उतारेगी। जिन सीटों पर हमारा सांसद है वहां एनडीए को एलजेपीआर लीड करेगी। यानी बिहार एनडीए में हालात बिगड़ रहे हैं, जिसका असर केंद्र पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस संकट को कैसे संभाल पाती है। बिहार में एनडीए संकट में है तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी में होड़ लगी है कि सरकार की योजनाओं का क्रेडिट सिर्फ उनके हिस्से आए। अभी ये तनाव खत्म भी नहीं हुआ था कि इस बीच इंडिया गठबंधन ने खेल कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए कमजोर हो रहा है। एनडीए में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी का अजीत गुट आपस में ही भिड़ रहे हैं। लाडली बहना योजना का क्रेडिट तीनों ही लेने की कोशिश कर रही हैं। शिंदे के पोस्टर से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस गायब हैं, तो अजीत पवार के पोस्टरों पर सिर्फ वो ही दिख रही हैं। और यही हाल बीजेपी के पोस्टरों का है। इस बीच शरद पवार के एनसीपी की तरफ से एक बयान सामने आया था। पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि हमें एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयान नहीं देना है, बल्कि निशाने पर देवेंद्र फडणवीस को रखना है। और अब महाराष्ट्र में अचानक ही देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं ये साफ नहीं हुआ है। वैसे दावा किया जा रहा है कि एनडीए में चल रहे आपसी टकराव का ये नतीजा हो सकता है। शायद एनडीए के नेताओं ने ही फडणवीस को रास्ते से हटाने के लिए ये पोस्टर लगाए हों। पोस्टर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मार बताया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के विभिन्न इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पॉकेट मार दिखाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी को भारतीय जनता की पॉकेट मार यानी कि जनता की लूट करने वाली पार्टी बताया गया है। इस पोस्टरबाजी के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में और तीखा टकराव होना तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे बीजेपी ने ये तो बता दिया कि सीटों की संख्या कम होना और सरकार बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि उनके पास अब गुजरात फॉर्मूले के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला भी तो है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।